मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री इट मीन्स हिंदी में क्या कहा जाता है उसको, त्रिकोणमिति। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति इट मीन्स जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। त्रिकोण मीन्स तीन कोण, थ्री एंगल, एंड मिति मीन्स स्ट्रक्चर। ओके, तो इट मीन्स जिसमें थ्री एंगल यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कितने एंगल्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। बट अब दूसरी बात क्या आ गई, थ्री एंगल से बनने वाले कई टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। जैसे आप कहते हो इफ आर एंगल हियर एक्यूट एंगल मींस न्यून कोण हिंदी में कहते हैं, यानी लेस देन 90 डिग्री। जब इसका हर एक एंगल ओके लेस देन 90 होता है तो उसको क्या कहते हो, एक्यूट ट्रायंगल कहते हो। ओके, ऑल साइड आर सेम देन हियर कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, यानी समबाहु त्रिभुज। तो ऐसे बहुत सारे यानी ट्रायंगल्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन क्या यहां सारे ट्रायंगल्स को स्टडी करना है? नहीं। ये त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों से बनने वाली एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में मुझे स्टडी करना है। अब कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसमें उनमें से एक एंगल 90 डिग्री होता हो। तो याद करो, जब कोई ऐसा ट्रायंगल अगर आपको मिलता है जिसमें से एक एंगल आपको 90 डिग्री होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब सबसे पहले ये समझ लो, तीन कोणों से बनने वाली एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें तीन कोणों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री की होगी। इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज होगा यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है, किसके अंतर्गत, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्लियर हो गया पहले कि ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है आपको, ऐसे ट्रायंगल्स यानी ऐसे तीन कोणों से बनने वाले के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, इट मींस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें स्टडी करना है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इसमें हमें स्टडी क्या करना है, तो इसमें हमें दो चीजें स्टडी करनी है। जैसे मैंने ये राइट एंगल पे बना दिया ए बी सी, यहां बी क्या है, 90 डिग्री। इसमें कितने साइड्स हैं, थ्री साइड्स हैं, दिस साइड एंड दिस साइड। ओके, तो हमें इसमें ये पढ़ना है कि इसके एंगल ये क्या है, ये एक्यूट एंगल है यानी लेस देन 90, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होता है। तो ये अगर अकेले 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है, लेस देन 90। तो हमें इसके अकॉर्डिंग जो पढ़ना है, इसमें इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। और दूसरी चीज, ये जो साइड है ओके यानी भुजाएं जो है, साइड्स जो है, इनके रेशियो को पढ़ना है। तो इनके साइड के जो रेशियोज होते हैं, 6 टाइप के आप रेशियो बनाए जा सकते हैं इसके। कौन कौन से, यही चीजें आपको स्टडी करनी है। और उन्हीं रेशियो यानी जो साइड के रेशियो होंगे, अनुपात होंगे, इन्हीं को हम कुछ नाम देंगे। ओके, जैसे कहते हो कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं तो उनका एक पार्टिकुलर नाम होता है। जैसे 10 लड़के बैठे हैं तो मुझे किसी को बुलाना है तो पार्टिकुलर किसी का नाम लेकर बुलाऊंगा। तो वैसे मैंने कहा कि ये जो साइड्स हैं ये 6 टाइप के रेशियो में कन्वर्ट होंगे और उनको हम कुछ नाम देंगे, जिससे हमें पता हो जाए कि अगर मैंने ये नाम लिया तो इसका रेशियो हो गया, ये नाम लिया तो इसका रेशियो हो गया। ओके, तो इसमें हम उनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलेंगे। तो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को स्टडी करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक यहां राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। देखो ओके, आपको लर्न कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे टीचर कहते हैं आप लर्न करिए, नहीं लर्न नहीं करना है। तो देखो अभी कैसे समझ में आ रहा है, ए बी एंड सी। बी क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई। ये कौन सी साइड्स कहलाती है, बेस, या हिंदी में कहते हो आधार, और इंग्लिश में क्या कहते हो, बेस। ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर यानी लंब हिंदी में कहते हो, और इंग्लिश में कहते हो परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर ये कहते हो आप।
और ये क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस। ओके, तो इसको कहते हैं कर्व। ये तीनों साइड से हो गए। तो देखो ध्यान से, ये आपका एक्यूट एंगल है, ये भी आपका एक्यूट एंगल है। तो यहां ये कहा गया कि जब हम लंब यानी पापर्टिकुलर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में पे लिख दिया और बेस को मैंने बी लिख दिया और हाइपोटेनियस को मैंने एच लिख दिया, ये शॉर्ट फॉर्म में। तो यहां जब P अपान एच, ध्यान से देखो, P अपान एच लिखा जाता है यानी लंब अपान कर्व, तब यहां क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है। लेकिन यहां साइन के साथ कुछ एंगल लिखा जाता है, यानी ये जो रेशियो हो गए इसको मैंने साइन कह दिया। पहले ध्यान से देखते रहो इसको। फिर अगर ये रेशियो और इट मींस इस रेशियो को मैंने कहा साइन, अगर ये हो जाए कि बेस यानी आधार अपान कर्व हो जाए, इट मींस बी अपान एच हो जाए, तो इसको कहा जाता है कॉस। लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, पहले से समझ लो, क्योंकि मैंने कहा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, तो पहले उन रेशियोज को समझ लो। आगे देखो, अगर दिस अपान दिस आपने लिख दिया, यानी आपने लिख दिया P अपान B, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा गया tan। अब इसी के रेसिप्रोकल को देखो, लिख रहा हूं P अपान H है, तो इसको अगर मैं आपने ये लिख दिया H अपान P, तो इसको क्या कहा जाएगा, 1 अपान साइन। भाई साइन के साथ कुछ एंगल होगा, वो एंगल मैं नहीं लिख रहा हूं, एंगल अभी बाद में बता रहा हूं, क्यों, एक रीजन है इसका। तो 1 अपान साइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया गया, कॉसेक। क्या कह दिया गया, कॉसेक। यानी कॉसेक की जब डेफिनेशन हम बताते हैं तो कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी साइन का जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, उसको हम कॉसेक कहते हैं। फिर इसी को देखो H अपान B, ये हो गया, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 अपान कॉस, क्योंकि देखो इसी को जस्ट उल्टा कर दिया, H को ऊपर कर दिया अभी, तो ये अपान 1 होगा तो 1 अपान कॉस हो जाएगा। तो इसको क्या कहा गया शॉर्ट फॉर्म में, रेसिप्रोकल में सेक कहा गया। यानी सेक की जब डेफिनेशन आप बताओगे तो कहोगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी कॉस का व्युत्क्रम। इसको देखो, ये कह रहा है अगर B अपान H लिखा गया तो इसको हम क्या कहेंगे, tan लिखा हुआ है तो 1 अपान tan हो जाएगा, या इसको क्या कह सकते हो, cot कह सकते हो। ओके, अब दूसरी चीज देखो, ये तो ये हो गई। अब आपको एक चीज और दिमाग में रखना है कि ये साइन क्या है, क्योंकि यहां आपको कंफ्यूजन जो होगी, यहां तो फिगर मैंने बना के बता दिया, वहां क्वेश्चन जब आएगा तो आपको मान लो ये एंगल निकालना है, तो क्या P अपान हम H ही हमेशा रखेंगे, नहीं। अब मैं एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। आपको एंगल ये निकालना था, ओके, ये साइन A, तो हमेशा साइन की डेफिनेशन ये समझ में आ गई, P अपान H। लेकिन हम इसको याद नहीं रखना, देखो याद कैसे रखना है। मान लो मैंने यहां A लिख दिया, A एंगल, तो साइन A कैसे याद रखेंगे, P अपान H याद रखेंगे, नहीं, ऐसे नहीं याद रखेंगे। साइन A इक्वल लिखेंगे। अब पहले ऐसे ट्रायंगल बना लो, अगर A को फाइंड आउट करना कहा गया तो इसका मतलब A तो 90 नहीं हो सकता, यानी A या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी पहले से साइन A कह दिया गया तो ट्रायंगल ऐसे बनाओगे, इसका मतलब ये तो A नहीं होगा, ये A नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, B या C, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन A ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, जो कह रहा हूं समझ रहे हो। अब साइन A जब लिख दिया तो आपको याद कैसे करना है कि ये याद नहीं करना है, आपको याद रखना कि साइन जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। तो साइन A की डेफिनेशन इस तरह याद रखना कि सामने की भुजा, तो देखो आपकी A है, A ये हो गई, ये। अब आंख आपकी है तो आंख में 2 पलकें होती हैं आपकी, एक पलक ये हो गई, दूसरी पलक ये होगी, तो उसके सामने यही तो आएगा। तो साइन A बराबर है जिस एंगल को निकाल रहे हैं उसके सामने की भुजा लिखते हो, ऐसे सामने की भुजा, सामने की भुजा अपान क्या लिखोगे, कर्व। सामने की भुजा अपान सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्व। ओके, यानी इंग्लिश में अगर करेंगे तो फ्रंट ऑफ साइड अपान हाइपोटेन्यूज, यानी साइन जब भी निकाल, अब जैसे साइन C आपसे कोई पूछ ले तो तब सामने की भुजा क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्व हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे साइन ने लिखा, अगर इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई पूछता कि साइन C क्या होगा, तो इसके सामने की भुजा कौन सी होती, आधार होती बटे कर्व, तो उसमें चेंज हो जाता आपका, समझ में आ गया ना। तो ये आपका क्या हो जाता, लंब हो जाता। तो ये याद रखना है, तब यहां B अपान H हो जाता, इससे कभी गलती नहीं करोगे, ये वाली चीज याद रखोगे। अब देखो B अपान H है, मान लो A के लिए बात कर रहा हूं, यहां भी A लिख दिया,
तो कॉस ए आ गया, तब कॉस ए कैसे याद रखोगे? तो जब एंगल भाई ए बस याद है, कॉस या साइन के साथ जो भी एंगल होगा वो 90 नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ कॉस ए जब लिख दिया तो कॉस ए के साथ कैसे याद रखते हैं? संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब क्या होता है? जैसे एंगल ए है ये, तो उसकी ये और ये दो भुजाएं यानी जिनसे मिलकर वो बनता है कोण, उसको कहते हैं संलग्न भुजा। तो कॉस ए बराबर होती है संलग्न भुजा। संलग्न भुजा यानी एडजेसेंट साइड, इसको कहते हैं इंग्लिश में एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मींस कर्व। ओके, तो ध्यान से देखो, जैसे आपको ये कंफ्यूजन सर यहाँ ए एंगल है तो ये भी, ये दोनों तो संलग्न भुजाएं, दोनों में से कौन सा लिखेंगे? तो दोनों में से जो स्मॉलर, जो छोटी संलग्न भुजा यहाँ लिख सकते हो आप अपने समझने के लिए। छोटी संलग्न भुजा मतलब ये समझने के लिए लिखा, तो छोटी यही तो होगी, ये तो बड़ी होगी अपॉन कर कॉस ए समझ में आ गया। tan ए के लिए देखो क्या लिखोगे? अगर ये एंगल लिखा हो ऐसे, अगर आपसे कोई पूछे कि cos c क्या होगा, यहाँ cos c, तो क्या कहोगे? cos c की संलग्न भुजा, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये छोटी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? p बाई h। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं tan a के लिए। tan a जो होता है, tan के लिए जब निकालते हैं उसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फ्रंट साइड। फ्रंट साइड मतलब सामने की भुजा, सामने की भुजा बटे संलग्न भुजा। देखो संलग्न भुजा, लेकिन संलग्न भुजा में दो भुजाएं आएंगी, मतलब एडिशन साइड में टू साइड, एक ये एक ये, तो छोटी संलग्न भुजा होती है स्मॉलर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? यही तो p अपान p। क्यों? क्योंकि सामने एक एंगल के सामने p हो गया और अपान b क्योंकि ये छोटा है इससे। तो अगर यहाँ tan c लिखना हो तब क्या लिखोगे? यहाँ tan c, तो tan c जब आप लिखेंगे, देखो tan c है, सामने की भुजा कौन सी हो गई? ये आधार हो गई, आधार मतलब b, और इसकी छोटी संलग्न भुजा, दो संलग्न भुजा है, दोनों में से यही तो छोटी है, p अपान b, b अपान p। यहां तो समझ में आ गया। अब इधर वाला तो भाई सेम हो ही, उसका रेसिप्रोकल। जैसे देखो यहां अगर a लिख दिया तो यहां cos a लिख दिया, तो cos a इक्वल क्या हो जाएगा? वो मैं लिख नहीं रहा हूं, कर्ण अपान सामने की भुजा। तो ये है कर्ण का मतलब क्या? वही सबसे बड़ी भुजा। जैसे यहां कर्ण मैंने जो लिखा था वो समझ गए थे आप। तो यहां cos a बराबर क्या लिखोगे? जस्ट इसी का उल्टा लिखो, यानी कर्ण अपान सामने की भुजा। तो कर्ण का मतलब आप जानते हो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, और अपान cos a के सामने कौन सी है? लंब है। ठीक, तो यहां क्या आ जाएगा? वही p अपान h आ जाएगा। अगर sec a लिखना हो तो sec का मतलब क्या? जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि देखो डिफिनेशन में लिखा हुआ है यहां a लिख दो। ठीक है, तो sec a बराबर होगा कर्ण अपान छोटी संलग्न भुजा। तो sec a आपका ये है। ओके, sec a ये है, तो इसकी संलग्न भुजा क्या होगी? आपने लिखा कर्ण, तो कर्ण मतलब h अपान संलग्न भुजा कौन सी होगी? आधार हो जाएगी। तो मैं यहां देखो ऐसे बता दे रहा हूं, जैसे मैंने इसके लिए लिखा, तो वैसे अगर cosec c लिखते तो क्या हो जाता? तो मैंने कहा इसका उल्टा डेफिनेशन होगा कर्ण, तो कर्ण इसमें क्या h है, और फिर सामने की भुजा, तो c के सामने की भुजा कौन सी थी? आधार थी, मतलब b हो जाता। अगर आप sec c की बात करें तो sec c, इसके लिए डेफिनेशन क्या था? कर्ण अपान, तो कर्ण क्या है? h ही है, और इसमें क्या है? नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर में? संलग्न भुजा, मतलब इसको उल्टा कर दो बस। देखो ये उल्टा है, यानी कर्ण अपान छोटी संलग्न भुजा। तो c की छोटी, दो ये संलग्न भुजा है, दोनों में से छोटी लंब तो है, तो h अपान p हो गया। ठीक, ऐसे ही इस कॉट के लिए बात करो, अगर यहाँ a लिख दिया आपने, a लिख दिया, तो tan a बराबर मैंने क्या हो जाता? सामने की भुजा, तो tan a थी सामने की भुजा अपान दिस। तो cos c जब होगी तो इसके सामने की भुजा कौन सी होती है? आधार बटे लंब, यानी इसको उल्टा कर लो, तो यानी आधार क्या हो गया? आप इसका cos a के भाई cos c है ना, तो उसके सामने की भुजा कौन सी होगी? आधार। ओके, तो आधार जो हो गया वो क्या हो जाएगा आपका? cos c के लिए मैं बात कर रहा हूं, cot tan c, cot c, क्योंकि भाई उसका रेसिप्रोकल लिखना है, बस याद रखें cot a के लिए। तो यहां आपने लिखा था p अपान b, तो यहां लिख दोगे b अपान h। ओके, तो यहां क्या आ जाएगा? जस्ट उसका उल्टा, तो ये होगा। तो cot c के लिए जब फॉर्मूला आप लिखोगे तो cot c, इसका मतलब आधार बटे लंब, तो tan होता था, तो p बाई क्या हो जाएगा? p बाई b, नहीं ये यहां थोड़ा सा गलत लिख दिया, b बाई p, और ये हो जाएगा p बाई b। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती है, वो भी आइडेंटिटीज आपको बता दूं।
इसी में आप एक पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10 में पढ़ते थे, याद है? ये पूरी चीज याद होनी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? पीटी मैं लिख दे रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम, ओके, हिंदी में कहते हो आप पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होता है ये समझते हैं। ये कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो सबसे बड़ी भुजा मतलब h स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो छोटी भुजाएं होती है उनकी स्क्वायर का सम, यानी b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ओके। यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर चाहे आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है आपका। कुछ इनकी आइडेंटिटीज होती है, तो आइडेंटिटीज हम पढ़ लेते हैं। तो 3 आइडेंटिटीज हैं इनके लिए, तो तीनों हम पहले लिख देते हैं क्या क्या है, इसको प्रूफ में भी बता देते हैं। पहली आइडेंटिटीज यानी हिंदी में कहते हैं सर्वसमीकरण कह लो या सर्वसमीकरण, ऐसे सर्वसमीकरण, समीकरण, या इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटीज, ओके। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं। पहला क्या है? कहता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये इक्वल हमेशा 1 होता है, ये याद रखना होगा आपको। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, कैसे देखते हैं हम इसके अकॉर्डिंग। ये कह रहा है, देखो एलएचएस हम लिखकर प्रूफ कर रहे हैं, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये पहली आइडेंटिटीज है। तो साइन ए की वैल्यू क्या थी? p अपॉन h, भाई ऐसे बना लोगे, ओके, p अपॉन h, ये समझ में आ गया। तो यहां अब क्या लिखोगे? स्क्वायर था, तो स्क्वायर मतलब p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और cos स्क्वायर का मतलब h ही रो, आप समझ लो, इसमें कंफ्यूज अगर कहीं हो रहे हो तो जब कभी भी साइन स्क्वायर a लिखा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि साइन a का होल स्क्वायर, ये क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है, इस पर, इसका मतलब कभी ये नहीं समझेंगे कि मान लो किसी ने कह दिया क्या ये होगा कि साइन स्क्वायर a इक्वल टू साइन a का स्क्वायर हो सकता है, नहीं, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर, तो ये गलत हो गया। यानी स्क्वायर अगर लगा है तो साइन a का पूरे का होल स्क्वायर होगा, ये याद रखना है। तो वही साइन a की वैल्यू क्या है? b अपॉन h, तो उसका स्क्वायर कर दिया। cos a की वैल्यू क्या है? b अपॉन h, तो उसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर मतलब हर सेम है, तो दोनों को सीधा जोड़ लो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करोगे तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे? h स्क्वायर। तो यहां आपने लिखा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, तो क्या आ गया? 1। तो देखो पहली जो आइडेंटिटी थी प्रूफ हो गई, समझ में आ गया। इससे याद रखना है आपको क्या चीज निकालनी है, कुछ फार्मूले से कन्वर्ट करके निकालने होंगे। जैसे मान लो cos स्क्वायर को उस साइड में ले जाओ, तो यहां क्या बनेगा? यहां बन जाएगा sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो ये देखो इसी से बना, एक और फार्मूला से बना सकते हैं क्या? मान लो हम sin को उधर ले जाते तो हम ये भी बना सकते थे cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर है। तो देखो इक्वेशन मेन तो यही है, लेकिन इससे ये चीजें कभी आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर है तो उसको ये लिख सकते हैं, कभी 1 माइनस sin स्क्वायर है तो ये लिख सकते हैं। ये पहली आइडेंटिटी हो गई। चलो दूसरी आइडेंटिटी क्या है वो लिखता हूं। दूसरी आइडेंटिटी है जो आपकी sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसको भी प्रूफ कर लोगे, क्यों? इसको अलग अलग सॉल्व करो, जैसे RHS को सॉल्व कर लो, ये RHS को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो RHS जब लिखोगे आप तो क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू क्या थी? p बाई b, तो 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आप लिखोगे, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या बनता है? h स्क्वायर। तो यहां जो हो गया h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो ध्यान से देखो इसमें h बाई b क्या था? sec था, तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a। समझ में आ गया? ये भी क्लियर हो गया। तो इससे भी जैसे हम अगर मान लो इसको इधर कर ले, tan स्क्वायर इधर ले आए, तो देखो इससे क्या कोएफिशिएंट बन सकती है? एक ये भी बन सकता है sec स्क्वायर a माइनस आप tan स्क्वायर a इक्वल क्या लिख सकते हो आप? 1, या 1 को इधर लाएंगे तब क्या बन जाएगा? देखो तब ये बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर a। ओके, एक चीज और समझो, ये कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में लिखे? 6। इसमें से सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? सबसे पहले साइन की खोज की गई थी। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो ये भी याद रखना है, इन 6 रेशियोज में सबसे पहले साइन की
खोज की गई। बाद में फिर cos tan आया और फिर उनका रेसिप्रोकल करके ये सारी चीजें बनाई गई। तो दो आइडेंटिटीज मैंने बता दी। तीसरी आइडेंटिटीज क्या है वो भी देख लो। तीसरी जो आइडेंटिटी है आपकी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, थर्ड आइडेंटिटी ये होता है cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब इसको भी हम दो चीज अब प्रूफ आप खुद करेंगे। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? अगर cot को हमने इधर लिखा तो हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल 1। ओके, दूसरी इसको हम कैसे बना सकते हैं? दूसरे इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस 1, मतलब एक और मैं बना दे रहा हूं इसी से, cosec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल cot स्क्वायर a। तो देखो उसी को चेंज करके मैंने बनाया। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई और ये आपकी आइडेंटिटीज हो गई। अब हम आपका जो चैप्टर है, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। आप बुक ओपन कर लो, ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें जो एंगल बी है वो क्या है? 90 डिग्री है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बी लिखा हुआ है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करो, फिगर बना लो। देखो एक ऐसे फिगर बनाया मैंने, ये ऐसे फिगर बना लिया, ठीक। तो बी क्या है इसमें? 90 डिग्री है, तो ये बी हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी। अब ए इसको लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो, ओके, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो। तो चलो मैंने ए इसको मान लिया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, या ए इसको लिख सकते थे, बी इसको, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहा था? ए बी इक्वल टू 24, तो ये है आपका 24 और बी सी क्या है? ये है 7। तो देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल, पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है, मतलब कर्व है, तो इसको निकालो। क्लियर? तो लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी थ्योरम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसको लिखोगे हाइपोटेन्यूस, यानी एच लिख दो इसको। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूस। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मींस 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ओके, तो h स्क्वायर इक्वल टू ये जब करोगे तो क्या आएगा? 7 7 जा 49 और ये करोगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 है, 9 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी 6 2 8 17, 576, यानी 576 ऐड कर लो तो क्या आ गया? 9 6 15 7 4 11 इट मींस 2 एंड 624। तो ये किसका होल स्क्वायर होता है? 25 का, यानी हाइट ये जो हाइपोटेन्यूस की कितनी आ गई? 25 आ गई। अब आपको देखो फाइंड आउट क्या क्या है। यहां कह रहा था फर्स्ट जो फाइंड करना था वहां मुझे फाइंड करना था साइन ए। तो चलिए साइन ए बराबर मैंने क्या बता रखा है भाई? ये ए है। तो मैंने बताया था अभी आपको कि साइन ए बराबर सामने की भुजा। तो साइन ए के सामने की कौन सी भुजा? 7 अपान सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण, तो 7 अपान कितना हो गया? 25। तो वो डिफरेंशियल याद रखो, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण वो मत याद रखो, बस ये याद रखो साइन ए बराबर जो भी एंगल होगा उसके सामने की भुजा बटे कर्ण। तो साइन ए हो गया। फिर पूछ रहा था cos ए, तो cos ए क्या होगा? cos ए बराबर में बता रखा है सबसे छोटी संलग्न भुजा, तो ए ये दो संलग्न भुजा, एक 24 एक 25 है, तो छोटी कौन सी हो गई? 24। तो सबसे छोटी संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा यानी 25। ओके, अब दूसरा जो पूछ रहा था सेकंड वाला वो कह रहा था साइन सी। तो साइन सी का मतलब क्या हो गया भाई? ये है साइन सी। तो अब सामने की भुजा कितनी होगी? 24 और अपान कर्ण मतलब ये हो गया 24 अपान 25। तो यही याद रखेंगे, साइन बराबर सामने की भुजा बटे सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण। और फिर पूछ रहा था cos सी। तो cos सी जब लिखोगे तो मैंने बता रखा है संलग्न भुजा, छोटी संलग्न भुजा, तो cos सी कौन सी? ये है। तो संलग्न भुजा एक 7 है 25, छोटी कौन सी हो गई? 7 और अपान कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस यानी 7 अपान 25। समझ में आ गया? अब दूसरा भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वो क्या कह रहा था? एक कोई फिगर है, देखो ऐसे फिगर है, ये इस तरह से कोई फिगर है और इसमें Q 90 डिग्री है और ये है आपका P और ये है आपका R। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्या है? ये 12 है आपका, ये 13 है और इसको नहीं बताया गया। तो भाई ये क्या हो गया? ये H हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया यानी कर्ण हो गया। ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस। तो बस फिर वही पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाओ, क्या लिखोगे? h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, वैल्यू सबकी रखो। तो h की वैल्यू क्या थी? 13 का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या थी? नहीं पता। p की वैल्यू पता थी आपको 12। ओके, तो यहां 12 का स्क्वायर लिख दिया, तो 13 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 169 इक्वल b स्क्वायर प्लस 144।
तो बी स्क्वायर इसको जब उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो हो जाएगा। ओके, ये इक्वल क्या आ गया, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात एक ही। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी बी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 25। इट मींस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये बी की वैल्यू जो आ गई 5। अब आपको निकालना क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, आपको निकालना था tan p माइनस cot r। ओके, तो चलो tan p, tan मतलब मैंने क्या बता रखा है, तो tan किसी भी एंगल के साथ उसका मतलब सामने की भुजा बटे छोटी संलग्न भुजा। तो देखो p कहां है, ये है, तो उसके सामने की भुजा कौन सी होगी, 5। तो tan p का मतलब हो गया 5 अपान इसकी जो छोटी संलग्न भुजा। तो देखो दो भुजाएं हैं 13 और 12, यानी 13 और 12, तो छोटी कौन सी होगी, 12। तो वो डिफिनेशन याद रखो बस, tan जो भी एंगल है उसके सामने की भुजा बटे सबसे छोटी संलग्न भुजा, यही याद रखना है आपको। तो जैसे इसके सामने की भुजा 5 हो गई और संलग्न भुजा 2 है, 13 और 12, तो उसमें छोटी कौन सी थी, 12 माइनस cot r, ये। तो tan का जस्ट उल्टा लिखते हो आप। तो अगर tan ही होता तो क्या लिखते, सामने की भुजा बटे संलग्न भुजा, छोटी भुजा। तो cot है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है ना भाई। अगर tan होता तो सामने की भुजा मतलब 12 अपान छोटी संलग्न भुजा 5 लिखते, तो cot है उसका उल्टा होता है tan, तो यानी 5 अपान 12 लिख दोगे। तो आंसर क्या मिल गया, 0। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या मिल गया, 0। ऐसे आप थर्ड को सॉल्व करेंगे, या थर्ड चलो बता दे रहा हूं क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो लिख दे रहा हूं। sin a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3/4। तो देखो पहले इसके लिए फिगर कैसे बनाओगे। जब कभी sin a इक्वल टू 3/4 आ गया तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कभी भी कोई चीज आ जाए, फिगर नहीं दिया तो ऐसे पहले फिगर बनाओ। अब अपने मन से a भाई 90 तो नहीं हो सकता, बस इतना याद रखो कि a जो है यहाँ sin के साथ या tan के साथ जो भी रेशियो हो उसके साथ जो भी a है या b है तो वो कभी ये नहीं हो सकता। इसका मतलब a ये नहीं होगा। अब इसको मान लो चाहे इसको मान लो, चाहे जहां मान लो, चलो a इसको मान लिया, इसको कुछ भी मान लो, b मान लिया, इसको c मान लिया। भाई a इसको नहीं मान सकते, बस इसको और बाकी चाहे जो मान लो। तो sin a अगर ये हो गया तो sin a बराबर आप क्या लिखते थे, याद करो, लिखते थे सामने की भुजा, सामने की भुजा बटे संलग्न भुजा, नहीं बटे कर्ण लिखते थे, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण यहां लिखते थे। तो एक बात बताओ यहां क्या है, यानी sin a इक्वल टू 3/4। a के सामने की भुजा कौन सी है, bc है, ये bc है, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, कर्ण, ab तो हो गया। इसका मतलब bc आपको पता चल गया 3 और ab कितना हो गया 4। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, ये क्या है, बेस तो है, ये आपका h हो गया हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और ये हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब, और ये आपका बेस है जिसको पता करना है। तो आगे आप कर लोगे यार, चलो ठीक है मैं पूरा बता ही दे रहा हूं। तो बाय पीटी थ्योरम, पीटी मतलब वही पाइथागोरस थ्योरम, फिर लिखोगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं डायरेक्ट वैल्यू भाई रखने जा रहा हूं। h की वैल्यू थी 4 तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, p की वैल्यू थी 3 तो ये 9 हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर, तो 9 इधर लाओगे 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 7, यानी b की वैल्यू हो गई √7। ओके, याद रहे कोई कहता है आपको कि यहां जब x स्क्वायर इक्वल 4 लिखा होता है तो x इक्वल आप प्लस माइनस 2 लिखते हो। यस बिल्कुल लिखते हो, लेकिन यहां क्यों नहीं लिखते, क्योंकि भाई ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं बताया जाता, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे, ये भी याद रखना। तो अब हमें यहां फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे फाइंड करना था cos a। तो cos a बराबर मैंने क्या बता रखा है, संलग्न भुजा, छोटी संलग्न भुजा अपान सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी थी 4, और cos a ये तो 4 और b की वैल्यू आपने कितनी निकाली है √7। तो दोनों में छोटी कौन सी होगी, अरे भाई ये क्या होता 16 होता तब बाहर 4 आता, 7 का रूट, तो यानी ये आप रूट को आपको जानना होगा कि ये छोटा है, ये सबसे बड़ी हो गया, तो यानी √7/4 हो गया। tan a भी आपको निकालना था, तो चलो tan a भी निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर क्या लिखोगे, सामने की भुजा, tan a के मतलब सामने की भुजा मतलब 3 और अपान छोटी संलग्न भुजा, इट मींस √7। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 4 को देखते हैं। तो देखो 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 15 cot a = 8। एक क्वेश्चन दिया है आपको और यहां फाइंड क्या करना है, sin a एंड sec a फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, cot a की सेपरेट वैल्यू पहले निकाल दो। तो यहां से क्या लिखोगे, cot a = 8/15, ये लिखोगे आप।
अब इसके लिए क्या बनाओगे, एक ट्रायंगल बनाओगे। तो देखो ये मैं ट्रायंगल बना, याद रखो मैंने कहा है आपको कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कोई भी अगर वैल्यू मिल जाए आपको तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, कॉट या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यही है 6 थे, तो उनके साथ जो एंगल लिखा है कभी उसको 90 डिग्री वाला नहीं माना, तो ये 90 डिग्री है, यानी उसको ए नहीं मान सकते, बाकी कुछ भी मान सकते हो, बी सी कुछ भी मान सकते हो। तो चलो ए मैंने यहां मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो cot a बराबर फॉर्मूला क्या बताया था, tan का याद रखो। तो अगर ये tan a होता तो सामने की भुजा अपान संलग्न भुजा, छोटी संलग्न भुजा होती, तो cot a हो गया, तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल तो होता है, तो इसका मतलब पहले ये आएगा फिर बाद में आएगा। तो देखो मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं ab अपान bc, ये कैसे लिखा समझ में आ गया। फिर से एक बार बता दूं कि tan a बराबर सामने की भुजा अपान संलग्न भुजा, तो दोनों में से छोटी संलग्न, एक ये होगी, तो ये हो जाएगी, तो tan a बराबर bc अपान ab होगा। तो cot उसका उल्टा होता है, तो इसका मतलब ab अपान bc हो जाएगा, यहां समझ में आ गया। तो ab की वैल्यू कितनी हो गई 8, और नहीं सॉरी ab की वैल्यू हो गई 8, तो ab आपकी इधर है, और bc की वैल्यू हो गई 15, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ये बेस है, तो इसको b मान लिया। अब h आपको निकालना है, फिर वही लिखोगे बाय पीटी थ्योरम, पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इट मींस h स्क्वायर b की वैल्यू कितनी थी 8, तो 64 हो गया, और p की वैल्यू कितनी थी 15, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। एक बार करके देख लो, 15 5 75 5, 15 के दिन 15 और 7 5 12 22, 225 आ गया। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4 and 5 9 and 6 to 8 289 हो गया। तो ये होता है 17, 17 7 119 के 9 और 17 91 17 और 11 जोड़ लो कि कहीं गलत ना हो जाए, यस 17 ही होता है। तो h इक्वल क्या आ गया 17, मतलब ये जो आ गया वो हो गया 17। अब आपको इसमें निकालना क्या क्या था ये देखो, तो आपको इसमें निकालना था sin a, तो sin a बराबर मैंने क्या बता रखा है, सामने की भुजा अपान कट, यानी 15 अपान क्या आ गया 17। फिर दूसरी देख लो, sin a हो गया, और दूसरा कह रहा है sec a, तो sec a ये है आपका, तो sec a का मतलब हो गया, sec का मतलब मैंने क्या बताया, sec इसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो अगर cos होता भाई, बस इससे दिमाग में रखो कोण किसका रेसिप्रोकल होता है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि sec का डेफिनेशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ cos, यानी cos का व्युत्क्रम को हम sec कहते हैं। तो cos a अगर होता तो क्या लिखते हैं, संलग्न भुजा बटे 10, यानी 8/17 लिखते हैं, तो यहां कितना आ जाएगा 17/8। क्लियर, ये हो गया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो इसमें लिखा हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, और मुझे अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं, तो 6 होते हैं, एक तो पता है नहीं 5 निकालने हैं, तो sec थीटा इक्वल 13/12 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या करोगे, हम एक फिर क्या बनाएंगे, एक फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। थीटा ये नहीं होगा, बाकी किसी को भी थीटा मान लो, थीटा इसको मान लिया आपने, तो बाकी अब नाम लिख दो ए बी सी, क्योंकि यहाँ ए बी सी नहीं दिया था, थीटा एक एंगल होता है, ओके, तो थीटा यहाँ हो गया। अब साइन सेक थीटा है, तो सेक थीटा मतलब क्या, किसका रेसिप्रोकल, अभी यहाँ बताया है, सेक थीटा का मतलब किसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये कॉस थीटा होता तो क्या लिखते हैं, सामने की भुजा, सामने सॉरी कॉस के लिए क्या लिखते हैं, संलग्न भुजा, छोटी संलग्न भुजा, तो देखो एक ये हो गई, एक ये हो गई, छोटी यही तो हुई, अपान कर्ण, यानी cos होता तो लिखते AB अपान AC, AB अपान AC, cos होता तो इसका उल्टा है, इसका मतलब यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे AB अपान AC। ये कैसे लिखा समझ में आ गया, क्योंकि भाई नहीं सॉरी गलत थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि ये तो cos के लिए लिखते हो ना AB अपान AC, ऐसे थोड़ा रफ में वर्क कर लो कि cos थीटा होता तो क्या लिखते AB अपान AC लिखते, तो ये सेक है, इसका उल्टा है, इसका मतलब AC अपान AB ऐसे आ गई, समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से, यहाँ AC कितनी आपका दिया 13 और AB कितना है 12, ओके। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, ये H हो गया, और ये क्या है, ये आपका B हो गया, और ये आपका है PP निकालना है, तो आप फिर वही लिखोगे बाय PT थ्योरम, तो आप h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h की वैल्यू थी 13, तो 13 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 169, और p का स्क्वायर p पता ही नहीं है आपको, b पता है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा p स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 5।
तो यहाँ p की वैल्यू जो मिल गई 5। अब आपको ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं, तो चलो निकालते हैं। पहले साइन को निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या लिखते हो, सामने की भुजा अपान कड़ यानी 5/13, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था cosec, तो डायरेक्ट यही cosec भी लिख दो, cosec थीटा बराबर 13/5। अब देखो ये sec है तो इसका cos तो वैसे ही पता चल गया, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 12/30, या वैसे भी निकालते हैं डिस्टेंस साइड अपॉन दिस। अब आप tan निकाल लो, तो जब tan निकालोगे तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं tan थीटा इक्वल, तो tan इक्वल क्या होता है, सामने की भुजा अपॉन छोटी संलग्न भुजा, मतलब 5/12 यानी 5/12, और cot क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, इट मींस 12/5। तो देखो 1 2 3 4 5 और एक ये दिया था, हो गया सब। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या है, cos A = cos B। मुझे यहां प्रूफ जो करना है कि एंगल A इक्वल एंगल B। ओके, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये देखो ये राइट एंगल है, तो ये A और B तो नहीं हो सकता, इसका मतलब A इसको मान लिया मैंने, B इसको मान लिया। ओके, अब ये आपका C हो गया, तो cos A बराबर क्या लिखोगे भाई, ये आपका क्या है, कर्ण हो गया, यानी ये H हो गया आपका, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ओके, तो cos A बराबर यानी संलग्न भुजा, यानी यही तो लिखोगे, यानी AC अपान ये cos A, दोनों में से छोटी संलग्न भुजा कौन सी, AC है, अपान कर्ण मतलब AB, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। फिर cos B का मतलब ये हो गया, तो cos B आपकी संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, P हो जाएगी, मतलब BC हो जाएगी, तो BC अपान AB। ठीक, अब देखो दोनों यहां सेम था तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, AC इक्वल BC। अब ये क्लास 2 क्लास में आपने पढ़ रखा है क्या, किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या पढ़ रखा है आपने कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम हैं तो उनकी जो इक्वल साइड्स हैं, जो इक्वल भुजाएं हैं, उनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने वाले एंगल कौन सी हो गई, ये, और इसके सामने वाले एंगल कौन सी हो गई, ये, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो ये क्या है, मतलब यहाँ AC ये, इसके सामने की एंगल कौन सी हो गई, B, और BC के सामने की एंगल कौन सी हो गई, A। क्यों, यहां लिख सकते हो किस थ्योरम से, बराबर भुजाओं की सामने वाले कोण भी समान होते हैं या बराबर होते हैं। ओके, ये थ्योरम, तो प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो 7 में क्या कह रहा है, cot थीटा इक्वल 7/8, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक और वैल्यू है यहाँ cot स्क्वायर थीटा, सेकंड है cot स्क्वायर थीटा, तो वो तो आप निकाल लोगे, इसका स्क्वायर कर लोगे तो cot स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, सेकंड की दिक्कत नहीं है आपको। ये फर्स्ट वाला देखना है, तो फर्स्ट वाले में साइन है, तो इसको क्या करो, पहले भाई वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये 90 हो गया, तो ये तो थीटा हो नहीं सकता, चलो इसको थीटा मैंने मान लिया और नाम लिख दिया ABC। तो tan थीटा अगर होता तो क्या लिखते आप, मैं यहां रफ वर्क थोड़ा कर ले रहा हूं, tan थीटा इक्वल होता तो सामने की भुजा इट मींस BC अपान संलग्न भुजाओं में से सबसे छोटी, तो ये AB थी, लेकिन यहां cot लिखा हुआ है, तो cot का मतलब क्या हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया, है ना। तो इट मींस यहां cot थीटा इक्वल 7/8 लिखा था, लेकिन आप यहां क्या लिख सकते हो, cot थीटा इक्वल 7/8 था, लेकिन यहां क्या लिखोगे, इसका जस्ट उल्टा, यानी AB अपान BC। तो AB आपका कितना हो गया, 7 हो गया, और BC कितना हो गया, 8 हो गया ये। तो चलो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PT थ्योरम, तो जब PT थ्योरम का अप्लाई किया तो आपका ये क्या है, ये H हो गया, ये क्या है आपका B हो गया, और ये है, तो आपने लिखा H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ओके, तो H क्या है आपका, H आपको पता है 8, तो 64 हो गया, ये कितना हो गया 64, और B कितना है 49 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे इक्वल टू प्लस P स्क्वायर, इधर लाओ तो P स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 49, तो P स्क्वायर इक्वल सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 14 माइनस 9 यानी 5 आ गया, और ये कितना बचा 5 माइनस 4 1 आ गया, यानी P की वैल्यू आ गई √15। यहां तक क्लियर हो गया भाई, P की वैल्यू क्लियर हो गई ना। एक अब देखो ये P की वैल्यू क्लियर हो गई, अब मुझे करना है क्या,
मुझे यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी, तो देखो अब इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी अगर कहीं ऐसे लिखा हो और a प्लस बी लिखा हो तो उसको क्या लिखते हो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो। तो ध्यान से देखो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो ये, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे भी देखो प्लस एंड माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं, देखो यहां निकाल के लिख दे रहा हूं साइन थीटा की वैल्यू। तो यहां साइन थीटा क्या बनेगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब सामने की भुजा वर्टिकल। तो p आपने कितना निकाला था, √15, तो यहां हो गया √15/8, ये साइन हो गया। cos थीटा यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन ये कर्व 7/8, तो इसका मतलब रख लो। अब साइन स्क्वायर है यानी रूट हट जाएगा, केवल 15 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 1 माइनस cos की वैल्यू थी 7/8, इसका स्क्वायर करो तो 49 अपॉन 64। अब इसको आप सॉल्व खुद कर लोगे, ओके। और सेकंड वाला जो था cot स्क्वायर थीटा वो आप फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि वो बस इसका स्क्वायर कर देना है। तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 49 अपॉन 64, समझ में आ गया। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 आप कंप्लीट कर सकते हो, इतने सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, कर सकते हो आप पूरा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैं 10 में बता दे रहा हूँ। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल PQR एंड इन दिस ट्रायंगल हियर Q हियर राइट एंगल, इसका मतलब PQR एक ट्रायंगल है जिसमें Q क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ फिगर, देखो मैंने ये लिखा, देखो ये हो गया, क्लियर, ये इसमें ये Q हो गया। अब इसको P बना दिया, इसको R, ओके। अब ये क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है PR प्लस QR, PR प्लस QR, यानी ये देखो PR प्लस QR इज इक्वल टू हियर 25, ठीक है। और भी कुछ गिवन है इसमें, क्या PQ इज इक्वल टू, मतलब ये PQ इज इक्वल टू 5, यानी PQ इज इक्वल टू हियर 5। अब मुझे पता क्या करना है, sin p, cos p, tan p ये सब निकालना है, तो उसके लिए हमें ऑल साइड्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, बाय PT थ्योरम। क्यों, क्योंकि भाई इन तीनों साइड्स का यानी भुजाओं का कनेक्शन जो होगा वो इसी थ्योरम से पता चलता है, इसलिए हम इसको यूज करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये आपका है बेस। तो आप लिखते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का मतलब क्या, PR का स्क्वायर, फिर इक्वल टू p स्क्वायर, p का मतलब क्या, QR का स्क्वायर, और b का मतलब था 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब इसको इधर कर लो, क्योंकि जो चीजें नहीं पता है उसको एक साइड में कर लो, जो अननोन है, प्लस 25। ये देखो क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरा PQ का स्क्वायर है, ये QR का है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते हो, a माइनस b a प्लस b। तो यहां आपने लिखा PR माइनस QR इनटू PR प्लस QR इक्वल 25। अब ध्यान से देखो यहां इसको इक्वेशन 1 मान लो, PR प्लस QR की वैल्यू कितनी है, 25। तो यहां यूज कर लो भाई PR प्लस QR, मैंने दिया यूजिंग 1, यानी यूजिंग इक्वेशन 1। तो 1 का जब मैं यूज कर रहा हूं तो देखो यहां क्या मिलेगा भाई, 1 की वैल्यू कितनी थी उसकी 25। तो यहां मैं जब इसकी वैल्यू 25 यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो इसको, इसकी वैल्यू कितनी थी 25, तो आपका हो जाएगा PR माइनस QR इनटू 25 इक्वल 25। तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया भाई, 1 हो गया। तो ये PR माइनस QR इक्वल कितना हो गया, 1। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो ये पहला था, ये दूसरा था। अब दोनों को ऐड कर लोगे तो QR कैसे नहीं हो जाएगा, तो आपने लिखा एडिंग, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जैसे देखो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट हियर, यानी हम क्या पाएंगे, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो QR और QR ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता, तो QR कैंसिल हो जाएगा। तो PR एक ये और एक ये कितना हो गया, 2PR हो गया, इक्वल टू 25 और 1 26, यानी PR इक्वल टू कितना आ गया 13। तो आ जाएगा भाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो PR की वैल्यू आपको मिल गई 13 PR, यानी इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 13। अब इसको तो आसानी से निकाल सकते हो फ्रॉम 1। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 से
फिर r की वैल्यू कितनी थी 13, तो 13 प्लस क्यू आर इजकल टू 25, तो क्यू आर इजकल टू 25 माइनस 13, तो कितना आ गया टोटल 12, तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई 12। अब आपको निकालना क्या क्या था, अब तो आप निकाल लेंगे, क्या निकालना था sin p cos p, तो यहां से sin p क्या होता है सामने की भुजा, इट मींस 12 अपॉन कर, cos p अगर निकालना है तो संलग्न भुजा बटे कर, और क्या निकालना था, एक और निकालना था आपको tan p, ये tan p, तो tan p क्या होता है सामने की भुजा अपॉन सबसे छोटी संलग्न भुजा, इट मींस 12/5। तो अब आप ये एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे। ओके